क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं बार बार। कहना सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में जो आर हमें दे रखा है, संबंध हमें दे रखा है 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 2 नंबर पूछा गया है, तो कैसे लिखेंगे एग्जाम में वैसे मैं लिखवा रहा हूँ। देखो, दिया है हमें, सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, हमें दिया है समुच्चय। समुच्चय को मान लेते हैं ए, हमारा जो समुच्चय वो है 1 2 3, और जो संबंध रिलेशन हमें दे रखा है वो है 1 2 और 2 1। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 की, क्योंकि ये स्वतुल्य नहीं है, ये हमें दिखाना है। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि सेट के बाद जितने भी अवयव होते हैं उनका संबंध खुद का खुद के साथ होना चाहिए। लिखेंगे चूंकि 1 1 2 2 और 3 3 ये सब आर में नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, मना कर दिया। अब आपको दिखाना है कि भैया ये सम्मित है, तो यहाँ लिखोगे आप सम्मित। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना प्लीज़। सम्मित के लिए क्या होता है, देखो 1 2 में लिखेंगे चूंकि 1 2 आर में उपस्थित है। अगर ए का संबंध बी के साथ होता है तो बी का संबंध भी आपको ए के साथ दिखाना होता है। तो यहाँ देखो 2 1 भी हमारा आर में है, और ये जो हर एक एक और ये जो 2 है वो कहाँ से हम ले रहे हैं, सेट से ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं, इसलिए यह आर सम्मित है। संक्रामक के लिए क्या होता है, अगर संक्रामक देखोगे तीसरे नंबर आ जाओ, संक्रामक। संक्रामक लिखेंगे चूंकि देखो 1 2 आर में है। ठीक है, 1 पे ख़त्म हुआ, 2 पे 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे ख़त्म हुआ, अब 2 से शुरू होना चाहिए। अब 2 1 भी आपका क्या है, आर में है, तो 1 का 1 के साथ भी तो आर में होना चाहिए, परंतु 1 का 1 के साथ आर में नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, संक्रामक नहीं है। ठीक है जी, हमें यही प्रश्न पूछा गया था कि भाई करके दिखाओ कि ये स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है और संक्रामक नहीं है। हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ये 2 नंबर में, छोटे प्रश्न, ज़्यादा बड़े नंबर में नहीं है, कि एकाकी फलन, ये जो एकाकी फलन है अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। तो मैं आपको इसको चित्र के द्वारा समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में समझ के कर रहे हैं, शॉर्टकट कुछ नहीं है। अथवा मैं आ जाऊँ, हमें दिया क्या है, आपको चित्र भी बना के दिखाऊंगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें फलन जो दे रखा है वो दे रखा है कि 1 2 3 किस में जा रहा है, ये 1 2 3 में ही जा रहा है। ठीक है, अगर मैं फलन बना के दिखाऊं, देखो, ठीक है, इसके पास है 1 2 3, डोमेन इसके पास 1 2 3 है, और 1 मुझे 1 दे रहा है, 2 भी मुझे 2 दे रहा है, और 3 मुझे 3 दे रहा है। इसके और इसके बीच में हमारा फलन है। ठीक है, तो देखो चूंकि F1 मुझे 1 दे रहा है, F2 मुझे 2 दे रहा है, और F3 मुझे 3 दे रहा है। ठीक है, और इसलिए यह एकाकी है, यह एकाकी है। अब प्रश्न बोला आच्छादक भी है, क्यों आच्छादक है, देखो हर एक अवयव का प्रतिचित्रण मौजूद है, कोई एलिमेंट खाली छूटा यहाँ से नहीं छूटा, आच्छादक के लिए यहाँ लिखेंगे। और ये चित्र भी ज़रूर बनाना है। ठीक है, चित्र भी आपको ज़रूर बनाना है। आच्छादक के लिए क्या लिखोगे, चूंकि प्रांत की प्रत्येक अवयव का, ये शह प्रांत है हमारा, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण यहाँ मौजूद है। अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है। इसलिए यह आच्छादक है। ठीक है, इससे पहले एक लाइन और लिख सकते हो कि जब आच्छादक होता है ना, तब क्या होता है कि जो परिसर होता है, आप खुद देखो,
एक ने मुझे एक दिया, दो ने मुझे दो दिया, तीन ने मुझे तीन दिया, तो 1 2 3 जो है ये हमारा परिसर भी है और ये मेरा क्षय प्रांत भी है। तो परिसर किसके बराबर है? क्षय प्रांत के बराबर है। तो जब जब ऐसी स्थिति आपको दिखेगी ना कि परिसर और क्षय प्रांत आपस में बराबर है, तो उस केस में आपका आच्छादक होता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं दिए गए फलन को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, सरलतम रूप में लिखना है। सो आप देखिए यहाँ हमारा बाहर क्या है भाई, टेन इनवर्स अंडर रूट में क्या 1 माइनस कॉस एक्स, बट्टे में है 1 प्लस कॉस एक्स। देखो बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टेन की पदों में लाना पड़ेगा। आप जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। सूत्र आप जानते हैं, यहाँ रख देंगे हम। बाहर है टेन इनवर्स, अंदर क्या है दोस्त, इसके जगह पे आ जाएगा, अरे यार चलो जब एक बार लिख दिया है तो लिख ही देते हैं, इसकी जगह पे मान रख देंगे। अब इसकी जगह पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कटा। ठीक है, बाहर क्या है टेन इनवर्स, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो अंडर रूट से बाहर का क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई 2, टेन इनवर्स से 10 हट गया, आंसर क्या आ जाएगा एक्स बाई 2। एकदम सिंप्लीफिकेशन बोला था, आराम से हो गया। ठीक है, या फिर दूसरे वाले प्रश्न का आंसर निकालना है। कह रहे हैं इसका मान आपको ज्ञात करके बताना कि कितना होगा। सो देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, टेन इनवर्स 2 कॉस, यहाँ पर है 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। ठीक है जी, सो देखो एक एक स्टेप करके हम सॉल्व करेंगे। 2 कॉस साइन इनवर्स 1 बाई 2 का मान किस एंगल पे मिलता है, 30 पे मिलता है। 30 का मतलब पाई बाई 6। साइन इनवर्स 1 बाई 2 का मान अगर आप डिटेल में जाना चाहोगे, 1 बाई 2 का मान साइन 30 का मान होता है। साइन 30 का मतलब पाई बाई 6, साइन से साइन हट जाएगा, 2 कॉस, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा पाई बाई 6। 2 से काटोगे 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाई 3। ठीक है, सो देखो भाई कॉस 60 का जो मान होता है, कॉस 60 का मान होता है कितना, 1/2। 2 से 2 कटा, अंदर क्या बचा 1, और इधर टेन इनवर्स है, इसका मान 10 में सोचो 10 पाई बाई 4। ठीक है, 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, टेन इनवर्स 10 हट गया, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो या परेशानी हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8वां है। सो इसका मान हमें ज्ञात करना है। हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1 बाई 2। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि भाई ये x के बराबर है, ये y के बराबर है और ये z के बराबर है। इसका अलग से मान निकल के यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है जी, सो देखिए भाई सबसे पहले आ जाओ x के, पॉजिटिव एंगल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो टेन इनवर्स से बाहर इसका मान 10 में सोचना पड़ेगा, तो 10 पाई बाई 4 का मान होता है, तो 10 इनवर्स से हटा x का मान क्या आ गया पाई बाई 4, x का मान आ गया पाई बाई 4। ठीक है, अब y पे आ जाओ, y हमारा कॉस में और नेगेटिव एंगल है। आप जानते हैं कॉस इनवर्स थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस, नेगेटिव का है ना, कॉस इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई 2, एंगल पॉजिटिव का हो गया। अब कॉस इनवर्स इसका मान कॉस में सोचो, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 60 बोले तो पाई बाई 3, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 3
3 पाई माइनस के पाई, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 2 पाई/3। ये हमें y मिल गया, तो y कितना मिल गया हमें 2 पाई/3। ओके, अब हमें z पे आ जाते हैं। हमारे पास z क्या है, z हमारे पास है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। आपको एक सूत्र पता होगा, साइन इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है तो माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है, तो माइनस सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसका मान साइन में सोचो, साइन 30 का मान होता है यानी कि पाई/6, तो साइन इनवर्स साइन हट गया तो ये आ गया माइनस के पाई/6। ये हमारा z आ गया। अब हमें x y z के मान समीकरण नंबर 1 में रख देना है। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे मान, तुरंत यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x + y + z। ठीक, आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर आप लोग को प्लीज़ हमें कॉपी में पढ़ाइए, क्योंकि आप हमें ज़्यादा मज़ा आता है कॉपी में पढ़ने, तो मैं आपको कॉपी में पढ़ा रहा हूँ। आपको अगर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है तो मैं वहाँ भी पढ़ा सकता हूँ, आपको आईपैड में पढ़ना है मैं वहाँ भी पढ़ा सकता हूँ, जहाँ पे आपको मज़ा आना चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है ना, आप बोरियत फील ना करो। तो चलिए, x का मान कितना आया था पाई/4, y का मान आया था 2 पाई/3 और z का मान आया था पाई/6। लॉसर पर आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 पाई, 3 चौके 12, 4 8 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12 माइनस के 2 पाई, 8 और 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9 पाई बट्टे 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, सो आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न में, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं इसका सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, या फिर ये करो या फिर ये करो। सरलतम रूप एग्जाम में सर आ सकता है, नहीं एनसीईआरटी बुक के आधार पर सरलतम रूप आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, चाहे cos x माइनस के sin x, cos x प्लस के sin x। अब आपको पता ही है भाई कि सर यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर tan के रूप में ही लाना है, तो tan कब आएगा, जब sin के बट्टे में cos होगा। तो मैं क्या करूँगा, हर एक पद में cos से भाग दे दूँगा, ऊपर भी नीचे भी। ये ऊपर भाग दिया, नीचे भी वही काम करना है। और साइन बट्टे cos क्या होता है 10। ठीक है, बाहर भाई हमारा क्या है दोस्त, tan इनवर्स, cos से cos कटा 1 और ये आ गया tan x, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में tan x। ठीक है, सो देखो दोस्त, ये चीज़ तो हो गई। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक बार ध्यान से देखो। यहाँ हमारा tan इनवर्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पाई/4 माइनस का tan x। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 10 पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 है, और इसको मैं इंटू में 1 करके 10 पाई/4 इंटू tan x लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो यही ऊपर जो है वही आ जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कक्षा 11 में पढ़ा है आपने, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस के tan b, सॉरी क्या लिख दिया, tan a माइनस के tan b बट्टे में 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो यहाँ a की जगह पर पाई/4 है और b की जगह पर x है, तो देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या है, tan इनवर्स अंदर आ जाएगा, tan a की जगह पर पाई/4 और b की जगह पर x, tan इनवर्स हट गया, आंसर आ जाएगा पाई/4 माइनस की x। ये हमें हमारा सरल रूप आराम से मिल जाएगा। बताइए, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, कह रहे हैं अगर x का मान 2a² है और y का मान ये है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो हमारे पास देखो हमें दिया है, यदि ये x बराबर हमारे पास क्या दे रखा है 2at², t हमारा पैरामीटर है और y हमें दे रखा है at⁴, तो हमें निकालना है dy/dx। तो dy/dx क्या होगा, पैरामीटर t है तो ये हो जाएगा dy/dt और यहाँ से हो जाएगा dx/dt। ठीक है,
हम यहाँ क्या करेंगे, पैरामीटर टी के सापेक्ष अवकलज कर देंगे डी एक्स बट्टे डी टी। तो टू ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का प्लस टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू टी। तो ये आ जाएगा 4AT। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, वाई का अवकलज करेंगे टी के सापेक्ष, ये कांस्टेंट है, 4 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, अवकलज करना तो आता ही होगा, ये हो जाएगा 4AT3। अब ये मान हम यहाँ रख देंगे डी वाई बटा डी एक्स में। तो डी वाई बटा डी का मान है 4AT की घात 3, और ये 4A से 4A कटा तो यह हो जाएगा टी स्क्वायर, ये घात क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया प्रश्न आराम से। अगला प्रश्न क्या है, ए एक्स बट्टे साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए। देखो हमें क्या दे रखा है, वाई बराबर दे रखा है e की पावर एक्स बट्टे में साइन एक्स। इसका हमें क्या करना है, अवकलज करना है एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ लिख दोगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। इसमें लग जाएगा अंश बट्टे हर, सूत्र लगा देंगे हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स e की पावर एक्स का e की पावर एक्स, और साइन एक्स का प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो की पावर एक्स ओपन ले सकते हो, ना लिखो तो भी चल जाएगा। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। हमसे प्रश्न में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि आर पर ये जो एफ दे रखा है प्रदत्त फलन एक वर्धमान फलन है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सो देखो आर मतलब वास्तविक संख्या में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हमें दिया क्या है, हमें दिया है जो एफ हमें दे रखा है वो है 3x + 17। ये चीज़ हमें दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, अब वर्धमान पता करने के लिए, ह्रासमान पता करने के लिए हमें एक बार अवकलज करना होता है। तो हम कर देंगे एक बार अवकलज। तो 3x का अवकलज 1, 17 का कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0। तो ये आ जाएगा 3। f' क्या आ गया 3, जो कि 0 से बड़ा है। चूँकि f' धनात्मक है इसलिए यह वर्धमान फलन है। ठीक है, अगर f' का मान पॉजिटिव आ जाता है तो वो क्या होता है, वर्धमान फलन होता है, निरंतर वर्धमान होता है। हो गया आराम से। या फिर ये पूछ रहा है कि अंतराल बताओ जिसमें ये जो फलन है एक वर्धमान फलन होगा। ठीक है, तो देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या बोल रहे हैं कि जो फंक्शन हमें दे रखा है, देखो हमें f क्या दे रखा है 2x² + 3x, 2x² + 3x। ठीक है, अंतराल पता करना है कि किस अंतराल में ये वर्धमान फलन है। तो हमें क्या करना है, एक बार अवकलज करना है। तो ये हो जाएगा 4x + 3। ठीक है, 4x + 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब पॉइंट्स निकालने के लिए हमें इसको 0 के बराबर रखना होता है, f' को 0 के बराबर रखना होता है। तो ये हो जाएगा 4x + 3 = 0। तो देखो 4x प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा, और x का मान आ जाएगा -3/4। ये एक ही पॉइंट हमें मिल रहा है। ठीक है, सो देखो हमें क्या करना होता है, एक बार दोबारा से अवकलज करना होता है। यहाँ दोबारा से अवकलज कर लूँ क्योंकि आपको एक ही पॉइंट मिला है। दोबारा से जब अवकलज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, देखो एक ही जब पॉइंट मिलता है ना, अगर अंतराल बनाना है कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। इधर माइनस के इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस के इन्फिनिटी, हमें एक ही पॉइंट मिला है -3/4। तो जो दो अंतराल बनेंगे वो एक -∞ से ये बनेगा और इससे ये बनेगा। तो देखो अंतराल क्या बने,
यहाँ अंतराल लिखोगे और यहाँ एफ डैश एक्स लिखोगे। ठीक है, एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है 4x+3 है। और फिर देखते हैं, देखो पहला वाला अंतराल है -∞ से -3/4, ओपन इंटरवल भी लेते हैं। दूसरा है -∞ से +∞। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा वाला मान रखना होता है। सपोज करो x का मान मैंने -10 सोच लिया। ठीक है, बड़े से बड़ा मान सोच सकते हो, लेकिन ये बाउंड्री वाले मान नहीं रखने होते क्योंकि ये ओपन इंटरवल में होते हैं। x का मान -10 सोच लिया, 10 चौके 40, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है ह्रास मान। ठीक, अब इसमें सोचो, जैसे इनमें से प्लस का 10 सोच लो, प्लस का 10 सोचोगे तो 10 चौके 40, x का मान 10 हो जाना, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव में क्या होता है वर्धमान। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि इस अंतराल पे दिया गया फलन क्या है वर्धमान है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। सो देखो हमारे पास क्वेश्चन है शानदार सा। हमारे पास क्या है दोस्त, वृत्त की बात कर रहा है। ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र हुआ, ये वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली कि आर है, माना वृत्त की त्रिज्या आर है। दिया क्या है प्रश्न में, प्रश्न में जो हमें दे रखा है वो बोल रखा है कि त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव, त्रिज्या बढ़ रही है यानी कि डी आर, एस का मतलब सेकंड यानी कि टी, डी आर बट्टे डी हम दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, एस का मतलब सेकंड। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल मतलब एरिया यानी कि डी ए बट्टे डी टी किस रेट से बढ़ रहा है वो निकालना है जब आर का मान कितना हो 10 हो, जब आर का मान कितना हो 10 हो, ये है प्रश्न। तो देखो हम जानते हैं चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब टी है ना यहाँ, टी के सापेक्ष अपक्लच कर दोगे, टी के सापेक्ष अपक्लच करो, पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, आर स्क्वायर का अपक्लच क्या हो जाएगा 2r, टी के सापेक्ष करें तो आर का प्लस क्या हो जाएगा डी आर बट्टे डी टी, क्योंकि आर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अब हमें मान रखना है 2, आर का मान प्रश्न में दे रखा है 10, पाई वैसे का वैसे रखो, और डी आर बट्टे डी टी में प्रश्न में दे रखा है 3, तो 20 3 60, 60 पाई, क्षेत्रफल का मान होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, टी का मान होता है सेकेंड। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये प्रश्न हो गया आपका आराम से। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आ सकता है एग्जाम में, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रश्न में क्या दे रखा है, कह रहे किसी उत्पाद x इकाइयों के विक्रय के से प्राप्त कुल आय ये दे रखा है, इसका सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x का मान 5 हो। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सो देखो लिखेंगे, दिया है RX दिया होगा आपको, ठीक है, RX दे रखा है 3x² प्लस 26x प्लस 15। हमें एक बार क्या करना होता है, इसका अवकलज करना होता है r डैश x, तो ये हो जाएगा 6x और यहाँ से आ जाएगा 26। अब हमें x बराबर 5 पर निकालना है, सीमांत है, ठीक है, सीमांत है निकालेंगे x बराबर 5 पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 रख दो, 5 छंग 30 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 56 रुपये। तो हमारी जो सीमांत आय होगी वो कितनी होगी 56 रुपये होगी। आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण दे रखा है इसका व्यापक हल क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अवकल समीकरण है, देखो दिया है, हमें व्यापक हल निकालना है। हमें दे रखा है x⁵ dy बट्टे dx माइनस y⁵, ठीक है, इसका हमें व्यापक हल निकालना है। तो हल कैसे होगा कि वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, x को एक तरफ y को एक तरफ रखेंगे हम। तो देखो भाई ये वाला इधर आ जाएगा, अच्छा ये तो यहीं पर है x⁵, देखो x⁵ है ना, हाँ ये
इधर ले जाओगे, इधर ले जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे ना, शॉर्टकट कर दूंगा तो। और डी एक्स इधर आ गया, ठीक। अब वाई को एक तरफ रखते हैं। सो ये देखो डी वाई है ना, ये वाई गुड़े में इधर के बट्टे में आ गया और ये गुड़े में इधर के बट्टे में आ गया, ठीक है। बट्टे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये डी एक्स है और इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स की घात माइनस के 5 नेगेटिव में। ओके, ये स्टेप समझ में आ गए। एक्स को एक तरफ कर लिया, वाई को एक तरफ कर लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है। इधर भी समाकलन कर दिया, इधर भी समाकलन कर दिया। समाकलन करना आपको आता ही होगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा एक्स की ओर एन वाला फॉर्मूला है, तो n+1 बट्टे में n+1। नेगेटिव आर, यहाँ से भी वही एक्स की ओवर n+1 बट्टे में n+1। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। सी हमारा समाकलन नितांक होता है। ये हो गया वाई की पावर माइनस की 5 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से भी वही आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कटना, तो ये आ गया वाई की पावर -4 बट्टे 4 एक्स की पावर -4 बट्टे 4 प्लस सी। यहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा व्यापक हल है। कलाकारी तब करो जब आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाए, तब तक हल करो जब तक वो आंसर ना आ जाए, ठीक है। हल हो गया, सॉल्व कर दिया, वहीं भी छोड़ दो। जहाँ सी हमारा क्या है दोस्त, समाकलन नेतांक है, ठीक है जी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में। देखो हमें दे रखा है डी वाई बट्टे डी एक्स 4 माइनस के वाई स्क्वायर है। तो वेरिएबल सेपरेबल करो, वाई को एक तरफ एक्स को एक तरफ, तो डी वाई ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर और ये हो गया डी एक्स। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको क्या करना है भाई, दोनों तरफ समाकलन कर देना है। इधर भी समाकलन कर दोगे, इधर भी समाकलन कर दोगे। ये फॉर्मूला बन जाएगा डी एक्स बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। यही फॉर्मूला बनेगा। क्या होता है इसका आंसर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, प्लस सी आ जाते हैं, वो छोड़ दो। अब यहाँ पर ये रखोगे तो एक्स की जगह पर यहाँ पर बस वाई है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स वाई अपॉन ए की जगह पर 2 है और डी एक्स कंडीशन क्या होता है एक्स, ठीक है। हाँ, प्लस सी छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो और ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको सूत्र पता है और सूत्र याद नहीं है तो ये आपको पहाड़ लगेगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन लगेगा आपको। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं इस सदिश के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मात्रक सदिश का क्वेश्चन क्या होता, फॉर्मूला क्या होता है, देखो माना सदिश ए दे रखा है, इसका नाम ए देते हैं, जो कि हमें दे रखा है आई प्लस जे प्लस 2 के। मात्रक सदिश निकालना है हमें। मात्रक सदिश का जो सूत्र होता है वो होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन वेक्टर का मापांक, ठीक है, ठीक है। ए हमारे पास है आई प्लस जे प्लस 2 के और मापांक क्या हो जाएगा, आई का गुणज 1 है 1 का स्क्वायर, जे का गुणज 1 है 1 का स्क्वायर, के का गुणज 2 है 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2 के और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2 के। √6 आएगा, इसके बट्टे में √6, इसके बट्टे में √6, इसके बट्टे में √6, अलग अलग ले लिया। ये हमें हमारा मात्रक सदिश बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हमसे क्या बोलना है, सदिश पर इस सदिश का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस पर इसका प्रक्षेप आपको ज्ञात करना है। प्रक्षेप मतलब छाया, ठीक है। सो मान लेते हैं, माना ए जो सदिश है वो है आई माइनस के जे और बी जो सदिश है वो है आई प्लस जे, ठीक है। इस पर इसका निकालना है, तो जिसका निकालना है देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न
अनुसार प्रक्षेप क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन, वो हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी का मॉडुलस। ए आपके पास है आई माइनस के जे, डॉट बी है आपका आई प्लस जे, और बी आई का गुणज और जे का गुणज। सो यहाँ से देखिए आई का गुणा आई के साथ, आई का गुणज का आई के गुणज के साथ 1 इंटू 1 1 माइनस जे का जे के साथ, नीचे आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 0/10√2, यानी कि प्रक्षेप क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, उस रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो निर्देशांक अक्ष आप चित्र भी बना के दिखा सकते हो प्रेजेंटेशन अच्छी दिखाने के लिए। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। ये जो कोण बना रही है ना सबके साथ अल्फा 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 बना रही है, समान कोण बना रही है। चूंकि जो दिक् कोसाइन होते हैं, ठीक है, दिक् कोसाइन एल बराबर होता है कॉस अल्फा, ठीक है, एम बराबर होता है कॉस बीटा और एन बराबर होता है कॉस गामा। प्रश्नानुसार क्या बोला गया, प्रश्नानुसार ये बोला गया कि समान कोण बनाते हैं, यानी कि अल्फा बीटा गामा ये सब आपस में बराबर है। तो बीटा की जगह अल्फा रख सकते हैं, गामा की जगह अल्फा रख सकते हैं। और हम एक संबंध जानते हैं, ठीक है, तुम क्या जानते हो, वी नो दैट, कि हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। तो देखो भाई अल्फा बीटा गामा सब समान है, तो एल की जगह पर क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। बीटा की जगह पे भी अल्फा रख दोगे, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। तो कॉस स्क्वायर अल्फा ये 3 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो प्रश्नानुसार इसलिए जो एल एम और जो एन होगा, क्योंकि एल भी कॉस अल्फा है, एम भी आपका कॉस अल्फा है और एन भी आपका कॉस अल्फा ही है, तो इन सब के मान वही होंगे 1/√3, 1/√3 प्लस माइनस में। हाँ, ये हमें हमारे डीसी डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, अगर दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि बिंदु 1,2 से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसके समानांतर है, ठीक है, इसके समानांतर है। तो देखो भाई आपको एक सूत्र पता ही होगा, आप जानते हैं, हाँ, चूंकि बिंदु ए से गुजरने वाली सदिश बी के समानांतर रेखा का जो समीकरण होता है, रेखा का समीकरण वो क्या होता है, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है, ये सूत्र होता है। बिंदु क्या है, अब देखो, चूंकि बिंदु आपके पास है 1 2 3, इसलिए आपका जो ए वेक्टर हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा, और जो बी वेक्टर है जिसके समानांतर है वो दे रखा है 3i प्लस का 2j माइनस के 2k, ये हमें दे रखा है, ठीक है। इसलिए आर वेक्टर बराबर ये हमारे पास क्या है, आई प्लस 2j प्लस 3k लैम्डा बी वेक्टर हमारे पास है 3i प्लस 2j माइनस के 2k। आंसर बताइए, कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत आपको लगी हो, अगर लगे तो प्रश्न को दोबारा देखें।
नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं कि अगर ये और ये वेक्टर 8 के बराबर हो, तो अगर मॉड ए 8 मॉड बी के बराबर हो, तो ए मॉड और बी मॉड का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें एक चीज़ दे रखी है कि भैया जो ए का मापांक है वो बी के मापांक के 8 गुना है, ठीक है। तो ए मॉड और बी मॉड हमें निकालना है, और हमारे पास क्या दे रखा है कि ए प्लस बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 8 के बराबर है, ठीक है। तो गुणा करेंगे, ए शॉर्टकट नहीं, ए डॉट ए हो जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस ए डॉट बी। अब बी से करेंगे बी डॉट ए और प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी वेक्टर। सो देखो भाई, ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर। ए डॉट बी, देखो भाई ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, बात बराबर होती है, तो इससे ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। और बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉडुलस बी का स्क्वायर 8। अब ए की जगह पे मैं 8 भी रख सकता हूँ, तो यहाँ रखूँगा मैं 8 मॉड बी, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक। अब 8 8 64 मॉड बी स्क्वायर, 64 में से एक कम करेंगे तो यह आ जाएगा 63 बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। अब मॉडुलस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा, तो मॉड बी क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकाल लोगे, 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2 और ये आ जाएगा √63। ये हमें मॉड बी मिला, पहला आंसर। अब प्रश्न में आपको पता है ए जो है, ए जो वेक्टर है वो क्या है, 8 गुणा बी वेक्टर। तो बी वेक्टर, बी मॉड वेक्टर बोल रहा हूँ, बी वेक्टर का मॉड मान रख दोगे 2√2 बट्टे में 63, तो 8 दूनी 16 √2 बट्टे में √63। ये हमें ए मॉड मिल जाएगा, ये हमें बी मॉड मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हुआ। अगर कहीं पे भी दिक्कत लगे दोबारा देखें, या फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं मात्र ए, एक मात्रक सदिश ए के लिए, ठीक है, मात्रक सदिश ए दे रखा है आपको, चूंकि ए मात्रक सदिश है, तो सीधी सी बात है, अगर मात्रक सदिश है तो इसका मापांक का मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे, है ना। प्रश्न में क्या है हमारे पास, x माइनस ए, अच्छा दोनों के दोनों वेक्टर हैं, x प्लस ए 12 के बराबर है, तो हमें प्रश्न में x का मान निकालना है, x मॉडुलस का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, हल करते हैं भाई। x का करेंगे x के साथ, x के साथ डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो x का प्रोडक्ट ये हो जाएगा, फिर ए का करेंगे ये हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस ए डॉट ए हो जाएगा, और इधर है 12। सो अब देखो x डॉट x क्या होगा, मॉडुलस x का होल स्क्वायर, और ये सेम टू सेम कट के क्या आ जाएंगे 0, और ये हो जाएगा ये चीज़। और आप जानते हैं कि इसका मान क्या है, 1 के बराबर है, प्रश्न में दे रखा है, तो ये मान आप यहाँ रख दीजिए, 1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव का 1 इधर के पॉजिटिव हो जाएगा, 13 आ जाएगा, तो x का मॉडुलस क्या हो जाएगा, √13 प्लस माइनस में, ठीक। कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको लगी हो तो बताइए। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि यदि ये a है ये b है, तो ए बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ए बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये a है, हमारे पास a है 2 3 -1 1 2 1, इसका ऑर्डर कितना है,
रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 2। और बी पे आ जाओ, बी हमारा है 1 0 1 -1 2 1। इसमें रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3। सो देखो अगर हमें ए बी निकालना है ए बी, सो इसके आखिर में जो है इसके स्टार्टिंग में वही होना चाहिए, बिल्कुल है। और जो नया ऑर्डर आएगा ए बी का, वो ए बी हमारा कितना आएगा 3 × 3 ऑर्डर का आएगा। तो ए हमारे पास है 2 3 -1 1 2 1, ये ए है। और बी हमारे पास है 1 0 1 -1 2 1। आपको गुणा करने का नियम पता है, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। ठीक है, गुणा करके मैं आपको दिखाता हूँ। 2 एकम 2, 1 एकम -1, 2 × 0 0, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1। पहला रो ले लिया, अब दूसरे पे आ जाओ। 3 एकम 3, 2 एकम -2, 3 × 0 0, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2, -1 एकम -1, 1 एकम -1, -1 × 0 0, 1 दूनी 2, -1 एकम -1, 1 एकम 1। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से आ गया 1, यहाँ से 1 -2, 2 4 2 3 5 0। आंसर बताइए, कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको लगी हो? नहीं होगी, आराम से हो गया होगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमारे पास क्या बोला है कि ये मैं 2x + 3y ये है और 3x + 2y ये है, तो x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए भाई कैसे हल होगा, यहाँ देखते हैं। हमारे पास है 2x + 3y, जो मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 0। और अगला हमारे पास है 3x + 2y, जो कि है 2 -2 -1 5। ठीक है, एक्स और वाई के मान हमें निकालने हैं। तो भाई एकदम भी इतना इजी नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, विलोपन विधि लगानी पड़ेगी। अगर हम एक्स को हटाना चाहते 3 है, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा सब में। यहाँ 2 है, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको समीकरण 1 बोलो और इसको समीकरण नंबर 2 बोलो। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से 3 से गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6x, 3 3 9y। हर एक पद में गुणा करना है 3 से। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 × 0। यहाँ से 2 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6x, 2 दूनी 4y। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम -2, 2 पंजे 10। ठीक है, समान चिन्ह पे क्या होता है, घटाने पर नीचे वाले चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, तो 6x में से घटा, 9 में से 4y घटाएंगे तो 5y। अब आप ध्यान से देखो, इसमें से आपको 4 घटाना, 6 में से 4 गया 2, 9 में से माइनस माइनस प्लस का 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। फिर 12 में से माइनस माइनस प्लस के 2, 14 हो जाएगा। और 0 में से माइनस का 10 घटाना है तो माइनस के 10 आ जाएगा। तो वाई हमें निकालना है, तो हर एक पद में क्या हो जाएगा 5 से भाग दे देना है। तो वाई हमें मिल जाएगा 2/5, 14/5, 13/5 और 5 दूनी 10। आंसर ये y मिला। अब हमें x भी निकालना है। तो x निकालने के लिए y को हटाना पड़ेगा। जैसे हमने x को हटाया था ना, वैसे ही काम हमें इधर करना पड़ेगा। तो देखिए पुनः, ठीक है, पुनः समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या करेंगे, अब की बार y को हटाएंगे तो इसकी गुणा 2 से हो जाएगी और इसकी गुणा 3 से हो जाएगी। 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4x, 2 3 6y। अब हर एक पद में 2 से गुणा करना है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 × 0 0। इसमें किससे करना है 3 से, तो 3 3 9x और 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। समान चीज़ है घटाने पर फिर से।
घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलते हैं। हाँ, इससे ये कटा, 4x में से 9x घटाएंगे माइनस के 5x बचेगा। ठीक है, और 4 में से 6 घटाओगे माइनस के 2, 6 में से माइनस माइनस प्लस 6 जोड़ दोगे तो 12, 8 में से माइनस माइनस प्लस 8 और 3 11, और 6 में से माइनस 15 और 0 में से माइनस 15 घटाओगे तो माइनस के 15। अब हर एक पद में -5 से भाग दे देंगे। देखो मैंने कोई भी स्टेप छोटा नहीं किया है, डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सारे ही शानदार हैं, कोई सब एग्जाम में आ सकता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2/5, 11/5 माइनस के, और माइनस के 12/5, माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15। तो ये हमें x मिल गया। पहले y निकाला था और ये अब हमने x निकाल दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया होगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं x² + y² बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर इसका ज्ञात कीजिए। ठीक, सो ज्ञात करते हैं भाई। देखो हमें क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है, पहले दिया है क्या है, x² + y² बराबर 9 हमें दे रखा है, जिसको हम लिख सकते हैं अपने ढंग से x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। एक्चुअली ये क्या है, यह वृत्त का समीकरण। क्योंकि ऐसे प्रश्नों में जब तक हमारा चित्र का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ये हमारा एक वृत्त का है, जिसका, ठीक है, जिसका जो केंद्र है वृत्त का वो 0,0 है, और जो त्रिज्या है वो 3 है, यानी कि ये वाला पॉइंट 3,0 है। हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है पूरा। इसके बराबर अगर इस टुकड़े का आप क्षेत्रफल निकाल ले तो लिमिट हम ये वाला ले लेते हैं, x में लिमिट ले लेते हैं 0 से 3, तो 4 से गुणा कर दोगे पूरे संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ABCD। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अभिष्ट क्षेत्रफल 4 गुणा यहाँ इंटीग्रेशन लगाने से पहले 4 गुणा एरिया OAB। ठीक है, अब x का लिमिट हम ले रहे हैं 0 से 3, तो सूत्र लगेगा y/dx का। ठीक है, सूत्र लगेगा y/dx का, और x में लिमिट लिए हैं 0 से 3। y का सूत्र यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो y² बराबर हो जाएगा 9 - x², और y बराबर हम लिख सकते हैं ये चीज़, ये हमारे पास y बराबर सूत्र आ जाएगा। रखो यहाँ पर √3² - x²। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या लगाना है, सूत्र लगा देना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, 4 तो चलो बाहर में आ जाएगा, a² - x² का सूत्र है। देखो मैं सूत्र भी लिखवा देता हूँ, ये इस रूप का सूत्र है, इंटीग्रेशन a² - x² dx का सूत्र, जिसका सूत्र होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। और इस साल के बोर्ड एग्जाम में ना इसी सूत्र पे ही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इसको तो याद ही कर लेना सूत्र। ठीक है, ये ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। तो सूत्र में लगाते हैं x/2 √a² यानी कि 9 - x² प्लस a² यानी कि 9/2 साइन इनवर्स x/a। ए कितना है, 3 है, लिमिट 0 से 3। ठीक है, 4 बाहर है। अब हम लिखे रखना है अपर लिमिट, x की जगह पर अपर लिमिट। ठीक है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और यहाँ से देखो साइन इनवर्स 3/3 अपर लिमिट रख दी। अब x की जगह पर लोअर लिमिट 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ से देखो 9/2 साइन इनवर्स 0/3 0 होता है। ठीक है, सो यहाँ देखो ये पार्ट 0 हो गया, तो यहाँ से बचा 9/2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, घटाना है यहाँ से 0, और साइन इनवर्स 0 का मान भी होता है 0। तो कुल मिला के यहाँ से आ गया 9π, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा 9π, जो भी आपका वर्ग मात्रक है उसका वर्ग लग जाएगा, वर्ग मात्रक लिख दोगे। ठीक,
ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या कह रहा है कि अब इसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, ये हमारा पता ही चल रहा है, दीर्घ वृत्त लिखा भी हुआ है, नहीं भी लिखा होता तो भी हमें जानते ही हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, दिया है हमें दीर्घ वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1। दीर्घ वृत्त क्या होता है ये? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। सो ये वाला पॉइंट हमारा है a,0, ये वाला पॉइंट हमारा 0,b और ये केंद्र हमारा 0,0। ए बी सी डी वैसा ही बनेगा। लिमिट हम x पे ले लेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा वाई डी एक्स का। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे अभिष्ट क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा 4 गुणा ओ ए बी, एरिया ओ ए बी। 4 लिमिट हम ले रहे हैं x में, x का मान 0 से x का मान a तक, और x में लिमिट दिया तो फॉर्मूला वाई डी एक्स। यहाँ से y का मान निकालो तो देखो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 है। तो वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। और ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है, ये एग्जामिनर के सामने दिखाना है आपको। तो इसको हल करोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर, बट्टे वाला इधर गुणे में, ये हो जाएगा वाई का मान आ जाएगा बी बट्टा है वर्गमूल, और ये अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई का मान आ गया। इस वाई का मान उठाकर यहाँ रख दोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से ए, बी बट्टा ए बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर से वही सूत्र लगेगा जो भी हमने लगाया था थोड़ी देर पहले। सूत्र क्या होता है, ये तो फॉर्मूला ही बन गया पूरा का पूरा, एक्स बट्टे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, और हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से ए तक जा रहा है। एक बार अपर लिमिट रखनी है, एक बार लोअर लिमिट। 4b अपॉन ए बाहर, अपर लिमिट x के जगह पर a रखेंगे, और x के जगह पर ये 0 रखती है, x 0 गुना कुछ भी 0 हो जाते हैं, ए स्क्वायर बट्टे 2, और ये भी 0 हो जाएगा साइन इनवर्स 0 बट्टे ए 0। देखो ये पार्ट हो गया 0, और ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बाई 2। यहाँ से साइन इनवर्स 0 आएगा, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है दोस्त, 0 होता है। तो कुल मिला के 4b अपॉन ए बाहर था, और यहाँ से आ गया ए स्क्वायर पाई 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, और एक कम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई ए बी वर्ग मात्रक। ठीक, बताइए कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो, नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आपको पता है। तो आलेखीय विधि द्वारा प्रश्नावली 12.1 से ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कह रहे हैं आलेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। आपको ये व्यवरोध दे रखे और ये आपका z है, इसका न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है, और ग्राफ्स द्वारा इसका हल निकाला जाता है। तो देखो हम लिखेंगे दिया है, ठीक, दिया क्या है, z दे रखा है, z हमारे पास है 200x प्लस 500y, ये हमारा z है। और जो अवरोध दे रखे हैं या व्यवरोध बोल लो, अवरोध हमारे पास है x प्लस के 3y, 10 या 10 से बड़े हैं पहला समीकरण, और दूसरा जो हमें दे रखा है 3x प्लस 4y 24, और ये x का मान 0 0 से बड़ा है, y का मान 0 0 से बड़ा है। इसका मतलब होता है कि हल क्षेत्र में प्रथम चतुर्थांश में लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, स्टेप 1 में ये जो असमीका है, इसे हम असमीका बोलते हैं, असमीका को हमें समीकरण में बदलना पड़ता है। तो यहाँ लिखिएगा स्टेप 1 में
असमीका को समीकरण में बदलने पर, तो समीकरण में बदल देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 10 और दूसरा आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 24। हर एक समीकरण से हमें कितने कम से कम दो दो बिंदु निकालने होते हैं और दोनों अलग बिंदु होने चाहिए। ठीक, सो ये चीज़ तो आपको कक्षा 10 से आपने सीखी होगी। यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y, x y। ठीक है, इस बिंदु का नाम मैंने P बोल दिया, इसका नाम Q, इसका नाम मैंने R और इसका नाम मैंने H बोल दिया। ठीक है, सो देखो भाई, अगर मैं y का मान, अगर y का मान मैं एक मान लेता हूँ, अगर मैंने y का मान एक माना तो ये 3 हो जाएगा, प्लस का 3 इधर के माइनस का हो जाएगा और 10 में से 3 घटाऊंगा तो 7 आ जाएगा। और अगर y का मान मैं 2 मान लेता हूँ तो 2 3 6 हो जाएगा और 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। दो बिंदु मिल गए अलग अलग। अगर x का मान मैं 0 मानूँ तो 4y बचेगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। और y का मान अगर मैं 0 मानूँ तो 3 × 24 हो जाएगा। तो दो अलग अलग बिंदु मुझे मिल गए। अब इनका हल क्षेत्र भी हमें देखना होता है। हल क्षेत्र के लिए अगले स्टेप में हल क्षेत्र के लिए तीसरा स्टेप है। ठीक है, पहले स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में ये हुआ, तीसरे स्टेप में ये होगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्नों को दोबारा ज़रूर देखें। हल क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं, अब बिंदु हम ले लेते हैं केंद्र, बिंदु 0,0 पर। ठीक है, दोनों के लिए पहला समीकरण है x प्लस 3y 10 या 10 से बड़ा, और दूसरा है 3x प्लस 4y ये 24 है। ठीक, तो x की जगह पे 0 रखा और y की जगह पे भी 0 रखा। अगर बिंदु को संतुष्ट करे तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाता है, अगर बिंदु संतुष्ट नहीं करे तो हल क्षेत्र उससे बाहर की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 0। 0 जो है वो 10 से बड़ा होता है, तो ये कथन क्या है, असत्य है, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। दूसरे में आ जाओ, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 रखेंगे तो 24 जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये कथन क्या है, सत्य, यानी कि ये बिंदु संतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ आएगा। चलिए अब एक ग्राफ खींचते हैं, पहले वाले बिंदु पे आ जाते हैं। पहला वाला बिंदु हमारा था x पे 7 और y पे 1, ये पहला बिंदु P था। अगला बिंदु था हमारा x पे 4 और y पे 2। ठीक है, ये बिंदु हमारा था Q। ठीक है, ये मैं अंदाजे में नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो ये बिंदु है। अब हमें इसको मिलाते हुए क्या खींचनी है भाई, हमें रेखा खींचनी है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दो, रेखा। और ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा 100%, ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ। ठीक है, हो गया। और समीकरण का नाम भी लिख दो, समीकरण का नाम क्या था, x प्लस 3y बराबर 10। इसने केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया, इसने इसका क्षेत्र हल क्षेत्र ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, मैंने रेड से किया है तो आप भी रेड से मत कर देना, आपको दिखे साफ साफ इसलिए मैंने किया है। आपको पेंसिल से ही सारा काम करना है। दूसरे वाले समीकरण पर जो पहला वाला बिंदु था x पे 0 y पे 6, ये बिंदु हमारा है R। और अगला बिंदु है x पे 8 और y पे 0, ये बिंदु है हमारा H। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें रेखा खींचनी है, तो ये 6 है और ये 8। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचो, रेखा खींचो। खींच दी हमने। सो ये हमारी दूसरी वाली रेखा है। ठीक है, समीकरण का नाम लिखना चाहो रेखा पे तो ये है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 24। समीकरण दूसरे का जो हल क्षेत्र है वो 0 संतुष्ट कर रहा है, तो 0 की तरफ जाएगा। अब जो जहाँ पर दोनों भाग मिल रहे हैं वो हमारा क्या होता है, उभयनिष्ठ भाग होता है, और वही हमारा हल क्षेत्र होता है। तो उभयनिष्ठ भाग हमारा अगर ध्यान से देखें, ये हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर लाल और काले दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये बिंदु कट रहा है, इस बिंदु को मैंने टी बोल दिया। ठीक है, अगले स्टेप में हम लिख देंगे फिजिबल रीजन, बोलते हैं अंग्रेजी में, लिखेंगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा क्या है, इस बिंदु का नाम, ये बिंदु इधर भी है ना एक, इस बिंदु का नाम हमने ये टी बोला, इसको मैं एम का नाम दे देता हूँ, ये मेरा एम है
ठीक है। सो देखो भाई, ये इधर गया, ये कहाँ पे जाके मिला, ठीक है। सो ये वाला बिंदु हमारा जो कोणीय बिंदु होगा, उपनिष्ठ बिंदु टी एम आर हो गया, टी एम आर, ठीक है। इसमें हमारा हल क्षेत्र हमको मिल रहा है। तो आर बिंदु तो हमें पता है, आर बिंदु है हमारा 0,6, ठीक है। आर बिंदु हमारा 0,6। ये बिंदु निकलेगा कैसे, जब इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। और ये बिंदु कैसे मिलेगा, जब इस समीकरण में ये क्या है, इधर x का मान 0 होता है, तो वो मैं निकाल दूंगा। देखो सबसे पहले आ जाओ बिंदु t के लिए, बिंदु t के लिए दोनों समीकरण को हल करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, समीकरण 1 हमारे पास था x प्लस 3y बराबर 10, ठीक है। और समीकरण जो दूसरा था हमारे पास वो था 3x प्लस 4y बराबर 24। तो देखो अगर x को हटाना है, इधर 3 है, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है 3x प्लस 4y बराबर 24, 3 से गुणा करोगे 3x, 3 3 9y, 3 ढाई 30, प्लस घटाने पे चिन्ह बदलता है, 9 यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5y, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 6, ठीक है। माइनस से माइनस कटा तो y का मान आ गया 6/5। y का मान किसी भी यहाँ पर रख दो, चूँकि x प्लस 3y बराबर 10 है, तो y का मान है 6/5। तो x हो जाएगा 6 3 18/5, 50 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 4 32/5। तो x का मान 32/5 है। तो जो बिंदु t होगा, टी बिंदु आपको मिल जाएगा 32/5, 6/5। आपको m बिंदु चाहिए। देखो m के लिए क्वेश्चन, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो m बिंदु के लिए आप कैसे निकालोगे, देखो ये आपका कौन सा अक्ष है, ये y अक्ष में लिए x निर्देशांक 0 होता है, तो इस समीकरण में x के जगह पे 0 रख देंगे। और ये समीकरण कौन सा है हमारा, ये समीकरण कौन सा है, पहला वाला है, ठीक है। समीकरण 1 से पहला वाला क्या है, x प्लस 3y बराबर 10। चूँकि x का मान 0 होगा, y अक्ष पर ये बिंदु है ना, तो x का मान 0 होगा, तो x का मान 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर 10। तो y का मान हो जाएगा 10/3। तो जो m वाला बिंदु होगा वो होगा 0,10/3, ठीक। सारे बिंदु मिल गए। तो अतः यहाँ हम लिखते हैं कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ हमारा z होता है, ठीक है। हमें प्रश्न में क्या निकालना है बच्चों, z मिनिमम निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, z मिनिमम। तो z मिनिमम हमारा हमको प्रश्न में दे रखा था कितना, 200x प्लस 500y, ठीक है। इस पे हमें कैलकुलेट करके रखना है। तो पहला जो बिंदु है हमारे पास वो बिंदु है r, जो कि 0,6, उसके बाद t है और इसके बाद m है। t हमें मिला है कितना दोस्त, t हमें मिला है 32,5, 6/5, और ये वाला है 0,10/3। अब देखो, तो x के जगह पे 0 रखेंगे और y के जगह पर 6, तो ये 0 हो गया, 5 छंग 30, पीछे से 2 0, ये हो गया। अब 200x के जगह पे 32/5 और 500, ये है 6/5। तो 5 चौके 0, 5 एकम, ठीक है। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 3 12, पीछे से 0, और ये हो गया 600। तो ये हो जाएगा 0 8 8 1 1880, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, 200x के जगह पे 0 और 500x के जगह पे 10/3, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, और ये हो गया 5000/3। काटोगे तो 3 एकम 3, कितना बचा, 2, 3 छंग 18, ठीक है। 3 छंग 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 छंग 18, पॉइंट फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम मान यही मिला हमें। तो लिखेंगे
अतः m 0, ये क्या है 10 है, 10/3 पर जो z मिनिमम होगा वो होगा 5000/3। आंसर। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न में, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क रखा है इस पर। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, ये वाला आपको खुद करना है। ये 12.1 पर आधारित प्रश्न है, आप ज़रूर देखें अगर नहीं आता है तो। ठीक है, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, प्रायिकता का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक परिवार में 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 बेबी हैं। बॉय हो सकता है, बॉय को मैं बी से दिखा रहा हूँ, या तो गर्ल हो सकती है, गर्ल को मैं जी से दिखा रहा हूँ। ठीक है, यह ज्ञात कर रहा हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो। ज्ञात क्या है कि हमें एक बच्चा लड़का है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि क्या बन सकती है। अगर 2 बॉय हैं, दोनों के दोनों बॉय हो। ठीक है, पहला बॉय हो दूसरी गर्ल हो, या फिर पहली गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या फिर दोनों के दोनों गर्ल हो। यही संभावना है, यही हमारे पास समष्टि बन सकते हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम हो जाएगा 4। ठीक है, सबसे पहले ये बोला यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। हाँ, जो ज्ञात हो। ठीक है, और ये प्रतिबंध प्रायिकता में निकालनी है। तो क्या बोल रहे हैं, कम से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो ज्ञात होता है ना, उसको हम एफ घटना बोल देते हैं, और जो निकालना हो तो उसको हम ई घटना बोलते हैं। तो कम से कम एक बच्चा लड़का हो, यानी कि दोनों के दोनों बॉय भी हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल हो, या एक गर्ल एक बॉय हो। संभव परिणाम 3 है। और हमें जो निकालना है उसको ई घटना बोलते हैं। जो घटना हो चुकी है उसको एफ बोलो, जो घटना निकालनी है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चे लड़के हैं, उसको मैंने ई बोल दिया। दोनों बच्चे लड़के हों, तो दोनों बच्चे लड़के कब होंगे, बी एक ही है। अब इनका इंटरसेक्शन भी चाहिए होता है। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, बी। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हमें निकालना है, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता जब कम से कम एक बच्चा लड़का हो, हम पता है कि प्राप्त हो। ठीक है, ये दे रखा है प्रश्न में। तो हमें निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी पी ई अपॉन एफ, सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा पी इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। सो देखो संभव परिणाम कितना है, 1, कुल परिणाम 4। एफ में क्या है, संभव परिणाम 3 और कुल परिणाम में 4। 4 से 4 कटा, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है जी, बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक पासे का उछाला गया है, और ये ई घटना है, ये एफ घटना है, ये जी घटना है। आपको निम्नलिखित ज्ञात करना है। तो देखो भाई, हमारे पास ई हमें दे रखा है 1 3 5, एफ हमें दे रखा है 2, 3, और हमें जी दे रखा है 2 3 4 5। ठीक, सबसे पहले हमें निकालना है पी ई अपॉन जी, जिसका होता है पी ई इंटरसेक्शन जी बट्टे पी जी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास कुल परिणाम क्या है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, कुल परिणाम क्या है हमें नहीं पता है। तो कुल परिणाम जब नहीं पता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखो सबसे पहले यहाँ आ जाओ, ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी में क्या उभयनिष्ठ है, सिर्फ 3 और 5 उभयनिष्ठ है। तो जब ऐसा होता है ना कि कुल परिणाम हमें नहीं पता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लो, कितने हैं इसके पास, ई और जी में 2, और जी में कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4। 2 1 कम 2, 2 3 4, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी अपॉन ई, पी जी अपॉन ई। तो इसका सूत्र क्या होगा, जी इंटरसेक्शन ई
बट्टे पी ई। सो देखो भाई जी और ई लिखो या ई इंटरसेक्शन जी लिखो, बात एक ही होता है। तो जी इंटरसेक्शन ई में दो अवयव है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, और ई में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। तो आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं, के उस मान को ज्ञात कीजिए जिससे प्रदत्त फलन, ठीक है, x बराबर 2 पर सतत हो। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। देखो क्योंकि हमें बोल रखा है, क्या दिया है, हमें दिया है x बराबर π/2 पर फलन सतत है, ये दे रखा है। अगर π/2 पर फलन सतत है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, जो राइट हैंड लिमिट होगा और जो फंक्शन π/2 पे वैल्यू होगी, वो तीनों क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो x बराबर π/2 पर हम ये सब निकालते हैं जो बराबर है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ LHL। LHL निकालेंगे, लिमिट π/2 पर चेक करना है, π/2 से कम के लिए फंक्शन x, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन π/2 पर चेक कर रहे हैं तो π/2 माइनस के h, 0 से मतलब π/2 से कम के लिए, तो एक ही फलन है एग्जैक्टली π/2 पे तो 3 है। सो देखो भाई कम के लिए भी ये लेना है और ज़्यादा के लिए भी यही लेना है, यही हमारा फंक्शन है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पर x है वहाँ पर में π/2 माइनस के h रखना है। ठीक है, सो के बाहर आ गया, यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से ऊपर बचा, अच्छा लिमिट रखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos π/2 माइनस h, और यहाँ से बचेगा माइनस माइनस प्लस का 2h। ठीक है, आपको सूत्र पता होगा, cos π/2 माइनस h क्या होता है, साइन h, ये तो जो गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन h बट्टे h, और इसका मान क्या होता है 1, इसका मान 1 होता है, तो ये आ गया k/2, कितना आ गया k/2। अब आगे बढ़ो, चूंकि फंक्शन π/2 एग्जैक्टली फंक्शन π/2 पर मान कितना है, एग्जैक्टली π/2 पर 3 दे रखा है प्रश्न में डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको अगर समीकरण 1 मानेंगे तो यहाँ से लिख लो समीकरण 1 से। सो देखो जो LHL है वो इसके बराबर है, तीनों बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, फंक्शन π/2 के बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट आई है k/2 और इसका मान है 3, 3 दूनी 6, k का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, यही हमसे पूछा गया था, आराम से बन गया। कहीं पे भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें, या फिर ये प्रश्न हमें करना है। देखिए हमें साफ, ये हमारा फंक्शन है, परिभाषित फलन एक सतत फलन है, ये हमें चेक करना है किस पर, 2 पर। सो देखो 2 पे चेक करेंगे, x बराबर 2 पर, तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए ये फलन है x + 5। ठीक है, फंक्शन x लिखो पहले, डायरेक्ट मत रख दो। ठीक है, फंक्शन का मान अब रखेंगे x + 5, x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 + 5, तो ये आ जाएगा 7। अब हम RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव फंक्शन x, 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए कितना है 3 है, तो डायरेक्ट 3 रख देंगे कि। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है। ठीक, बताइए कोई डाउट या कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगले प्रश्न में आ जाऊँ, शानदार क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला जाना है कि ये जो समीकरण निकाले हुए अवयव विधि से हल कीजिए। ठीक है,
3 का भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। यहाँ पे इस 2 का करवा रहा हूँ, 3 का मैंने पहले ही करा रखा है। 3 का तो आएगा या फिर 2 का आएगा, आएगा ही आएगा, ऐसा प्रश्न तो 100% आएगा। सो देखो जो दिया है आपकी विधि में, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। चूँकि अगर हम आव्यूह विधि में आव्यूह बनाएं, ये ए फिर एक्स और फिर हमारे पास होता है 22, ठीक है। तो ए एक्स का गुणा जब 5, ये माइनस का 2, ये 7 और ये है 3। 22 एक्स और वाई है, एक्स और वाई हमें निकालना है और 22 हमारे पास है 4 माइनस के 5। हम जानते हैं कि ए एक्स बराबर बी होता है, तो ए इधर आके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। तो हमें ये निकालना है, पहले क्या निकालना है, ए इनवर्स, ठीक है। और ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का सूत्र आपको पता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, ये आप जानते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है 5 माइनस 2 7 3। तो हम निकालेंगे सारणिक ए, पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए के लिए, ठीक है। एडजॉइंट ए के लिए A11 A12 A21 A22, ठीक है। अगर जोड़ने पे सम आए तो प्लस लगता है और जोड़ने विषम आने पे नेगेटिव, जोड़ने विषम आने पे नेगेटिव, ठीक है। और ये मैंने यहाँ लिख दिया, सारणिक ए भी लगे हाथ निकाल देते हैं ना। यहाँ पर 5, 2 ऑर्डर का तो बहुत ही आसान होता है, 3 ऑर्डर का ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के, ठीक है। 3 ऑर्डर मैंने कई बार करा भी रखा है, और अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 29, ठीक हो गया। A1 पहला रो पहला कॉलम छपाओ कितना आ गया 3, फिर पहला रो दूसरा कॉलम छपाओगे कितना आ जाएगा 7, फिर दूसरा रो पहला कॉलम छपाओगे माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम छपाओगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये पहले रो पहले कॉलम में आता है, ये दूसरे कॉलम में आता है, इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 2 5, ठीक है जी। अब हम प्रश्न में आ जाएंगे, चूँकि x बराबर क्या है, ए इनवर्स बी, ठीक है। अच्छा ए इनवर्स तो निकाल लो पहले, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो एडजॉइंट ए भी हमने निकाला है, कितना 3 माइनस 7 2 5, और सारणिक ए कितना है 29। तो यहाँ रख दोगे 1/29 इधर रखो, और ये है 3 माइनस 7 2 5, और 22 हमारा क्या है 4 माइनस के 5, ये हमने यहाँ रख दिया। अब मैट्रिक्स की गुणा करनी है, देखो जगह कम है ना, 1/29 यहाँ रखो, इसकी गुणा इसके साथ, 3 चौके 12 प्लस 2 पंजे 10, ठीक है। फिर 7 चौके 28 और 5 बचे 25, इसकी गुणा इसके साथ प्लस इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ प्लस इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। सो 12 में से 10 घटाएंगे 2/29, और 8 और 5 13, और 2 2 4 और 1 5, 53/29। इधर x का मान क्या था, एक्स वाई, तुलना कर देंगे, x की जगह पे आ जाएगा 2/29 और y की जगह पे आ जाएगा माइनस का 53/29। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न पे आ जाओ, कह रहे ये हमारा a है, प्रदर्शित कीजिए कि a² - 4 यह 0 है, जहाँ i जो है 2 गुणा 2 का तत्समक आव्यूह है, ठीक है। और इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। देखो मैं सारे प्रश्न करा रहा हूँ, तो देखो हम सबसे पहले निकालेंगे A²। A² क्या होता है, ए गुणा ए होता है, तो ए हमारे पास क्या है 2 3 4 0, 2 3 4 0। नियम पता ही है, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, ठीक। 2 दूनी 4 3 चौके 12,
ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 तियाँ 6, 3 गुना 0 0। दूसरी पे आ जाओगे 4 दूनी 8, 0 चौके 0, 4 तियाँ 12, 0 को 0। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 6, 8, 12। ए स्क्वायर आ गया। अब प्रश्न में आ जाओ। चूँकि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, इसको हल करके 0 लाना है। ए स्क्वायर क्या है 16, 6, 8, 12, 4 ए हमारे पास है 2, 3, 4, 0 और फिर सिंपल आई है प्लस में 1 0 0 1। ठीक है। सो देखो भाई गुणा सही किया ना हमने। 4 3 सॉरी 2 3 4 0, 2 दूनी 4, 3 चौके 12, फिर 2 तियाँ 6, 3 0, 4 दूनी 8, 4 0, 4 तियाँ 12। ठीक है। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 0 ला के दिखाना है तो यहाँ से देखो उसको गुणा करो। 4 दूनी 8, 16, 6 और ये है 8, 12 और यहाँ से देखो गुणा करोगे। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 0 प्लस 1 0 0 1। क्वेश्चन सही नहीं लग रहा मुझे, 0 आंसर आ ही नहीं रहा। करके देखते हैं। देखो ये 16 है ना, 2 दूनी 4, 3 चौके 12, 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा। 0 नहीं आ रहा है यार, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ है कुछ। देखो 0 नहीं आ रहा, आपके सामने कैलकुलेशन किया है, आ नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है। बाकी आपको पता ही कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे अगर क्वेश्चन सही होता तो हल करते हैं, 0 आ जाते हैं। और अगर ए इनवर्स हमें निकालना होता तो हम क्या करते, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस आई 0 था तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करते, ए इनवर्स से गुणा करते हर एक पद में दोनों तरफ। तो इससे एक घात कम हो जाता, ए आ जाता, ये क्या हो जाता आई हो जाता और यहाँ से ए इनवर्स आ जाता। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालना है तो माइनस का 4 आई इधर के प्लस का 4 आई और प्लस का इधर के माइनस के ए आ जाता और ये हमें कैलकुलेट करना होता तो हमें ए इनवर्स मिल जाता। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या करना है, समाकलन करना है। 2 प्रश्न है, सो बहुत ही आसान से प्रश्न है। जब भी समाकलन हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को आई मान लेते हैं और आई हमारे पास क्या है साइन एक्स की पावर क्यूब, इधर भी वही है। इसको समीकरण एक मान लिया। 0 से ए जब भी होता है तो हम लगाते हैं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 में क्या होता है, एक्स में से ए में से एक्स घट जाता है। ठीक है, ये 0 से π/2, सो ये 3, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, नीचे भी वही हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स और ये है कॉस π/2 माइनस एक्स। कक्षा 10 में ये सूत्र पढ़ के आए हो है ना। साइन 90 में सीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा साइन। ठीक है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लूँगा। अब क्या करना, समीकरण को 2 को जोड़ देना है। प्रॉपर्टी P4 लगाने के बाद समीकरण को 2 को जोड़ देते हैं। इधर आई इधर आई, ये हो जाएगा 2i। हमें i का मान निकालना है, दोनों की लिमिट सेम है, दोनों के बट्टे में भी सेम है, तो लॉस ऑफ भी वही आ जाएगा। जब सेम होते हैं ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाते हैं, इतना प्लस इतना हो जाएगा, तो ये √3 साइन एक्स कॉस एक्स। ऊपर नीचे क्या है देखो, सेम टू सेम कट के आ गया dx। ठीक है, dx कंडीशन क्या होता है, ओनली x होता है। क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से आ जाएगा π/2 2i बराबर,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ जाएगा, गुणे का 2 बट्टे में आ जाएगा ना। आई का मान क्या आ जाएगा, π/4 आंसर। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन का मान कितना होगा, π/4 होगा। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ इंटीग्रेशन के। सो देखो भाई, इंटीग्रेशन है आई मान लेंगे और यहाँ है एक्स, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स इसको पहला और एलजेब्रिक को सेकंड मानना पड़ेगा। ठीक है, तो नियम आपको बताइए, पहला वैसे का वैसे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर बाहर से पूरे का इंटीग्रेशन। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर तो है साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 के बट्टे में √1 माइनस x², और इसका हो जाएगा x²/2 dx। ठीक है, सो देखो भाई ये चीज़ तो सिंपल ऑलरेडी हो रखी है, x² साइन इनवर्स x बट्टे में 2। यहाँ से एक लोचा दिख रहा है आपको, x² बट्टे में 2 है तो बट्टे का 2 तो चलो बाहर निकाल लिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है x², यहाँ पर है √1 माइनस x²। ठीक है, और यहाँ है आपका dx। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इसमें मैंने एक, ठीक है, x² है ना, देखो यहाँ मैंने माइनस से अगर मैं गुणा कर देता और माइनस से भाग कर देता, तो माइनस से जैसे इसमें भाग करूँगा तो ये वाला हो जाएगा प्लस। इसका साइन कर रहे हैं, एक जोड़ा और एक घटा दिया। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाया, x² साइन इनवर्स x बट्टे में 2 प्लस की 1/2। अब इंटीग्रेशन में देखो अलग अलग लूँगा, इसको और इसको जब लूँगा मैं अलग अलग, तो अंडर में ये बचेगा, प्लस माइनस का 1/2 ये बचेगा, dx बट्टे √1 माइनस x²। ये भी फार्मूला के फॉर्म में बन गया, ये भी फार्मूला के रूप में बन गया। दोनों के सूत्र तुम्हें पता ही होंगे, x² साइन इनवर्स x बट्टे में 2 1/2। इसका सूत्र थोड़ी देर पहले ही लिखाया था मैंने। क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है x/2 √1 माइनस x²। ठीक है, फिर a² यानी कि 1² का 1 a²/2 साइन इनवर्स x/a, ए की जगह पे 1 है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स x प्लस सी, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। ओके, कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्ज़ाम में बड़े नंबर में आता ही आता है। कैसा क्वेश्चन है, बीच की दूरी। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन मैंने वेक्टर फॉर्म में लिया है, आपका कार्तीय रूप में भी आ सकता है बीच की दूरी निकालने के लिए। ठीक है, आपका कार्तीय रूप में भी आ सकता है। तो दोनों तरीके के जो प्रश्न है उसको अच्छे से बना के जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई सा भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दे रखे निम्न दिखाओ कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ये किस रूप में होता है समीकरण, r = a प्लस लैम्डा b के रूप में होता है। ठीक है, तो इसके बीच का हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। सो देखिए कैसे हो जाएगा सूत्र। ये क्या है हमारा E1, ये B1, ये A2, ये B2। न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है मॉडुलस के अंदर वो होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का सानिक। इतना आप निकालोगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है सूत्र। चलिए निकालते हैं। सो देखो भाई, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, A2 माइनस A1। ये A2 है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस A1 कितना i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक, सो यहाँ से 4 में से 1 कम करेंगे तो 3i, 5 में से 2 कम करेंगे तो 3j, और 6 में से 3 कम करेंगे तो 3k, सब 3 है। ठीक है, प्लस में। सो ये चीज़ आ गई। अब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2।
यहाँ से आई जे के, तो बी यहाँ आई का गुणज क्या है 1, यहाँ से माइनस का 3 और यहाँ से 2, और यहाँ से 1 माइनस का 3 और ये भी 2। देखो दोनों के दोनों सेम है, आपने कुछ नोटिस किया, दोनों के दोनों क्या है सेम है, सेम टू सेम है। तो जब सेम टू सेम होता है ना तो ये समांतर होता है, ठीक है, तब क्या होता है समांतर होता है। एक्चुअली ये जो रेखा है ना ये चीज़ और ये चीज़ समान है, तो ये समांतर का केस है। किसका केस है समांतर का। और समांतर का केस का फॉर्मूला कितने कितने याद रखूं, तो ये मैं तो कहूँगा यही याद रखो तो बेस्ट है। समांतर का अगर याद रख सकते हो फॉर्मूला तो उसका सूत्र मैं लिख देता हूँ। डी बराबर जो होता है बी बोलते हैं इसको जनरली, B1 B2 बराबर है तो इसको जनरली बी बोलते हैं, बी क्रॉस A2 माइनस A1 जो भी आता है बट्टे में सारणिक सूत्र है और ये भी सूत्र है। तो देखो कितने सूत्र याद रखो, वैसे समांतर हो या ना हो, अगर ये सूत्र याद रखो ये सबके लिए लागू होता है। इसको B1 बोल देंगे, इसको B2 बोल देंगे, ठीक है। और देखो जब B1 और B2 समान हो तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपको आपका क्या मिल जाएगा, न्यूनतम दूरी मिल जाएगी। तो ये आप आराम से कर सकते हो इस सूत्र से, ठीक है। आपको प्रश्नावली जो 11.2 में इस पर प्रकार के प्रश्न हमने ऑलरेडी कर भी रखे हैं, जिसको हम जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न है। हमसे क्या बोल रहे हैं कि यदि ये जो रेखा है और ये रेखा परस्पर लंब हो तो के का मान क्या होगा। तो रेखा का जो समीकरण होता है, रेखा का जो समीकरण होता है वो किस रूप में होता है, वो होता है x माइनस x1 बट्टे ए, y माइनस y1 बट्टे बी, z माइनस z1 बट्टे सी, ठीक है, ये होता है। तो x y z हमारे प्लस में होने चाहिए और सिंगल होने चाहिए, जो कि दोनों के दोनों में सही रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको सही रूप में लिखेंगे। पहला वाला तो सही है, दिया गया जो रेखा x माइनस 1 माइनस के 3। अब यहाँ से क्या करना है, 4 उपनिष्ठ आ जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, ये 8 की, और ये सही रूप में है z बट्टे 3। तो इसको और अब ढंग से और लिखेंगे x माइनस 3, ये हो गया 4 बट्टे का, और गुणे के अंदर बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8, ठीक है, इस रूप में लिख सकता हूँ। और ये z माइनस 3, तो इसको अरे यार, तो ये हो गया x, ये हो गया y माइनस 2 बट्टे में 2 के का मान हमें निकालना है। ये हमें पहला समीकरण है रेखा का जो सही रूप में हमने बना के लिखा है। अब दूसरा वाला जो हमें दे रखा है इसको भी ढंग से लिखेंगे, ठीक है। पुनः जो दूसरा वाला हमारे पास दिया है x माइनस 1 बट्टे 3 के, ये तो सही है। 2 यहाँ से उपनिष्ठ निकालेंगे, ये हो जाएगा 7 बट्टे 2, और यहाँ है 2, z माइनस 6 माइनस 5, ये सही रूप में x माइनस 1, ये बट्टे गुणे में बट्टी में आ जाएगा, 2 से 2 कटा, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये z माइनस 6 बट्टे माइनस के 5, ये सही रूप में हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो, चूंकि ये मेरा A1 है, ये मेरा B1 है और ये मेरा C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, ठीक है। चूंकि परस्पर लंब है तो लंबवत की कंडीशन क्या होती है, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो A1 का मान है -3, A2 का मान है 3 के, B1 का मान है 2 के और B2 का मान है 1, C1 का मान है 2 और C2 का मान है माइनस के 5, 3 3 माइनस के 9 के, प्लस के 2 के, माइनस के 10, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 7 के, और ये माइनस के 10 इधर के प्लस का, तो प्लस ये 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो के का मान क्या होगा, माइनस के 10 बट्टे 7 होगा। तो इस तरीके से ये पूरे जो वायरल प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हमने सॉल्व कर लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें, सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरी NCERT पढ़ा देखिए, पुरानी वाली भी नई वाली भी, चैप्टर वाइज 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बना दिए हैं, एक बार ज़रूर चेक करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।